नमस्कार दोस्तों, सीटेट 68 जुलाई के लिए एक ऐसी मैराथन वीडियो लेकर आ चुका हूं जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के ऐसे टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा जो कि आपकी परीक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होंगे। उसी के साथ यहां पर आप लोगों के लिए पी बाई क्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी सम्मिलित किया गया है जो कि आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे पत्थर की मोहरें, पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र, लोहे से बनी तकलियां, लोहे से बने बर्तन। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता से, जो कि हिस्ट्री का यह क्वेश्चन है। चलिए आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले अगर बात की जाए हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो पत्थर की मोहरों का भी निर्माण किया करते थे। सही हो जाएगा। पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र भी आपके साक्ष्य के तौर पर देखने को मिले हैं, ये भी कथन यहाँ पर राइट हो जाएगा। लोहे से बनी तकलियां गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा? यहाँ पर किसकी बात की गई है? लोहे की बात की गई है। जबकि जो हड़प्पा सभ्यता है इसमें लोहे का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ है। इसलिए ऑप्शन जो यहाँ पर थर्ड है वो यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। लोहे का प्रयोग इसमें बिल्कुल नहीं हुआ है। जबकि किसका प्रयोग हुआ है? कांसे का प्रयोग हुआ है। किसका? कांसे का प्रयोग इसमें हुआ है। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। याद रखेंगे, लोहे वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा। सोने के बर्तन भी मिले हैं, सोने चांदी सभी प्रकार के बर्तन मिले हैं, लेकिन लोहे को छोड़कर। तो यहाँ पर आपका कौन सा गलत है? गलत यहाँ पर आपका सी है। कैसा? सी जो है वो गलत है। जिन ऑप्शन में अगर सी है उसको पहले आप यहाँ पर काट दीजिए। ऑप्शन 1 में भी यहाँ पर सी है, गलत होगा। ऑप्शन थर्ड में भी आपका सी है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन 4 में भी आपका सी है, वो गलत हो जाएगा। आपके बचे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो कि केवल ए और डी, केवल ए और डी। यहाँ पर बी भी सही है, परंतु बी आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो यहाँ पर होगा केवल ए और डी। ए और डी सही आपका बी भी है, लेकिन जो सी है वो यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। अच्छे ढंग से आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? भारत के राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका, अटॉर्नी जनरल, किसको माना जाता है? राइट आंसर होगा न्यायपालिका। न्यायपालिका को भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी यानी कि लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है? सामूहिक संपत्ति का निर्माण और रखरखाव, भूमि विकास के लिए रोजगार योजनाओं को लागू करना, शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधित विवादों को रोकना, भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, इसीलिए आपको यहाँ पर बता देता हूँ। बात यहाँ पर की गई पटवारी, जिसको लेखपाल के नाम से भी जानते हैं, उसका जो उत्तरदायी है, उत्तरदायी जो मुख्य होता है उसका होता है भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। ग्रामीण क्षेत्र की जितनी भी भूमियां होती हैं उनको मापने का काम लेखपाल या पटवारी के हाथों में ही होता है। और भूमि से संबंधित जितने भी कागजात हैं यानी कि आलेख हैं उन सबको सुरक्षित रखना भी उसका ही दायित्व होता है। अगर यहाँ पर बात की जाए किसकी? शिकायतों की जांच पड़ताल, भूमि संबंधित विवादों को कौन रोकता है? इसको कौन रोकता है? इसको रोकता है तहसीलदार। कौन? तहसीलदार इसको रोकता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। राइट आंसर तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मीथेन मिश्रण है। किसका मिश्रण है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन, मीथेन और हाइड्रोजन, मीथेन और हीलियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? आपके एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, इसलिए महत्वपूर्ण है। चलिए यहाँ पर राइट आंसर जो है वो हो जाएगा गुरु अंगद। गुरु अंगद जो है वो आपके गुरु नानक के शिष्य हैं। गुरु नानक के शिष्य का नाम क्या है?
क्या नाम है, गुरु अंगद है। इन्होंने अपनी रचनाओं के साथ बाबा गुरु नानक की रचनाओं को भी संग्रह किया, यानी कि उन्हीं में एक साथ संकलित किया। किसमें संकलित किया, जिसको क्या कहते हैं, गुरुमुखी में संकलित किया। गुरुमुखी जो है ये पंजाबी भाषा की लिपि है, ये भी आप सभी लोग याद रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, गुरु अंगद। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है। सामाजिक न्याय की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना, न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना, ठीक है, न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। ये दोनों ही कथन आपके कैसे हैं, सामाजिक न्याय के प्रोत्साहन को दर्शाते हैं, यानी कि प्रोत्साहित करते हैं सामाजिक न्याय को। दोनों ही कथन यहाँ पर आपके बिल्कुल राइट हो जाएंगे। असष्टी पेडागोजी का यह क्वेश्चन है, किसका है, असष्टी पेडागोजी का यह क्वेश्चन है, जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांश से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। कथन ए का मतलब है कि जो ठंडी जल धाराएं होती हैं वो उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर जाती हैं। बिल्कुल सही कहा गया है। जैसे लेब्राडोर एक कैसी जलधारा है, लेब्राडोर एक गर्म जलधारा है। क्या गर्म जलधारा है, आपको बताना है, ठीक है, क्या गर्म जलधारा है या नहीं है। जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। बिल्कुल सही कथन यहाँ पर कहा गया है। लेब्राडोर जो है ये एक ठंडी है, कैसी जलधारा है, ये आपकी एक ठंडी है, ना कि गर्म है, यानी कि बी तो यहाँ पर आपका गलत होगा। ए और सी यहाँ पर सही है। ए और सी ऑप्शन में आपके नजर आ रहा होगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आ चुका है। पेडागोजी का यह क्वेश्चन है, जो कि ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है। भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए। संसाधन और संरक्षण, विकास और विस्थापन, विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियां, मानव विकास। याद रखेंगे आप सभी लोग, किस चीज को याद रखेंगे, भूगोल शिक्षण की बात की गई है, ज्योग्राफी पेडागोजी की यहाँ पर बात की गई है, उस चीज को सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे। किन मुद्दों से जुड़े परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए, भूगोल की बात की जा रही है। संसाधन और संरक्षण भी टॉपिक आपके भूगोल में ही नजर आते हैं, उनसे जुड़े जो परिप्रेक्ष्य हैं उनका भी विकास करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा गया है। विकास और विस्थापन, विकास और विस्थापन भी यहाँ पर कैसा होगा, वो भी आपका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है, सही हो जाएगा। विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियां, ये तो आपकी पॉलिटिकल यानी कि पॉलिटी की बात कर दी गई है, यहाँ पर राजनीति की बात की गई है। विविधता में एकता की बड़ी चुनौती, इसका भूगोल टॉपिक से किसी भी प्रकार से लेना देना नहीं है, गलत होगा। मानव विकास जो है आपका किस में आता है, मानव विकास भी आपका भूगोल शिक्षण में ही आ जाता है, ठीक है, जिसमें मानव सूचकांक आपके हो गए, ठीक है, स्त्री पुरुष की जनसंख्या भी आपकी आ जाएगी उसी में, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी और डी सही होंगे। ए बी डी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में है, थर्ड यहाँ पर राइट होगा, जबकि सी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। यहाँ पर कौन सा सही होगा, ए बी डी, ऑप्शन नंबर जो 4 है वो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी यहाँ पर गलत है। अगला यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है। किसको रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है, लिंग यानी कि जेंडर, मेल या फीमेल की यहाँ पर बात की गई है। महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, महिलाएं कैसी होती हैं, भावुक होती हैं। महिलाएं फैशन परस्त होती हैं, महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं, महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं। तो रूढ़िबद्ध जो धारणा को चुनौती देता है वो इसमें से आपको कौन सा एकदम अलग नजर आया होगा, अलग जो है इसमें वो है आपका 3rd नंबर का, महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि जो महिलाएं या लड़कियां होती हैं वो अच्छी वाहन चालक नहीं होती हैं, यही एक रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है। जबकि ये तो धारणाएं बन चुकी है कि महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, सही है। महिलाएं फैशन बहुत करती हैं, यानी कि फैशन में परस्त रहती हैं। महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं, बच्चों को सब कुछ वही करती हैं, ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा, महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10
निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान करनी है। किसकी पहचान करनी है? परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान करनी है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको मैं कुछ यहाँ पर इससे जुड़ी जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको बताना चाहूंगा। अगर बात की जाए परंपरागत की, परंपरागत को कहते हैं अनवीकरण। क्या कहते हैं? अनवीकरण। यानी कि अनवीकरण जो आपके स्रोत हैं वे कैसे हैं? वो जल्दी खत्म हो जाते हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे? आपके खनिज आ जाएगा, खनिज तेल है आपका, पेट्रोलियम है, कोयला है। ये सभी आपके कैसे हैं? ये सभी आपके अनवीकरणीय हैं, यानी कि परंपरागत रूप से जो चलते आ रहे हैं, जिसमें आपके खनिज हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है। तो ये सभी जल्दी समाप्त हो जाते हैं, इसीलिए इनको परंपरागत स्रोत के नाम से जानते हैं। और इसके विपरीत एक होता है अपरंपरागत, जिसको नवीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? नवीकरण कहते हैं। उसमें क्या है? ऐसे संसाधन जिनको पुनः प्राप्त भी कर सकते हैं और पुनः उपयोग में भी लाए जा सकते हैं, जो नए प्रकार के हैं, जैसे कि आपके जल विद्युत हो गया, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ये सभी आपके नवीकरण के अंतर्गत आ जाएंगे। आशा करता हूं आपने अच्छे ढंग से समझा होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पर। परंपरागत यानी कि जो जल्दी समाप्त हो जाते हैं, खनिज तेल जल्दी हो जाएगा, प्राकृतिक गैस और ईंधन की बात की गई है, ठीक है। कोयला, ईंधन और बायोगैस, जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा, ये तो आपके नवीकरण में हो जाएंगे, यानी कि गलत है। परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये भी आपके नवीकरण इसमें हो जाएंगे, ठीक है। आपके कैसे होंगे? नवीकरण हो जाएंगे। कोयला, कोयला है, ईंधन है और बायोगैस है, यानी कि समूह की पहचान करनी है जो जल्दी ही खत्म हो जाते हैं, जो आपके परंपरागत हैं। खनिज तेल और प्राकृतिक गैस और ईंधन, ये कैसे हैं? ये आपके जल्दी समाप्त हो जाते हैं। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। 2 क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें आपका बायोगैस जोड़ दिया गया है, इसी कारण यहाँ पर आपका अगर बायोगैस नहीं होता तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर सही हो जाता, ठीक है। और आपके जो ऑप्शन है परंपरागत वाले, वो आपका सिर्फ 1 में ही है, इसीलिए 1 यहाँ पर राइट होगा। आपने समझ लिया होगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा संघटक है? इसी वर्ष क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। वहां पर पूछा गया है कि कौन सी 2 गैसें प्रमुख रूप से भूमिका निभाती है वायुमंडल में, यानी कि 21 जनवरी 2024 वाले पेपर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। आपको बताता हूँ, वायुमंडल की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन कितने प्रतिशत? 78%। और जो ऑक्सीजन है वो आपकी 21% पाई जाती है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन, नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग थी? मुख्य मांग जो थी वो थी महिलाओं के लिए मताधिकार। कौन सी? महिलाओं के लिए मताधिकार की मांग थी। भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यापारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। भूकंप के प्रकार बताओगे, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, हालिया भूकंपीय घटना पर चर्चा, भूकंप से जुड़ी गतिविधियों का प्रदर्शन करोगे। प्रदर्शन नहीं करना है, राइट होगा यहाँ पर। भूकंप के दौरान बरती जाने वाली जो सावधानियां हैं वो आप बच्चों को बताएंगे, ठीक है, जो कि व्यापारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित होने के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन निम्नलिखित में से मुहैया करवाया है। 2005 का जो कानून है, कम से कम ये जो आप क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से कम आपके 4 बार रिपीट हो चुका है। कितनी बार? 4 बार क्वेश्चन इसी स्टेटमेंट से पूछा जा चुका है। 2005 का जो कानून अधिनियम है हिंदू उत्तराधिकार में, उससे आपके 4-5 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर कौन सा है? महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार है। इसके अनुसार पुत्र हो या पुत्री हो, पुत्र हो, पुत्री हो और उसकी पत्नी हो, ठीक है, पत्नी हो, इन सभी का क्या होगा? हिस्सा बराबर होगा पति की मृत्यु के पश्चात, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पर राइट है, आपका ऑप्शन नंबर 2। आपने यहाँ पर समझ लिया होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, जो कि पेडागोजी का यह क्वेश्चन है। कैसा है? पेडागोजी का यह क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किस अवधारणाओं को दर्शा सकता है? शिक्षक के पास क्या है? एक शिक्षक के पास ग्लोब है और एक है आपके प्रकाश स्रोत, ठीक है। प्रकाश स्रोत है, किसी भी प्रकार का प्रकाश स्रोत हो सकता है शिक्षक के बाद।
ठीक है, तो वो किस अवधारणा को यहाँ पर दर्शा सकता है? ग्लोब है उसके पास और एक आपके प्रकाश स्रोत है, परिक्रमण भी इससे दर्शाया जा सकता है, दिन रात भी आपके दर्शाए जा सकते हैं, मौसमी परिवर्तन भी दर्शाए जा सकते हैं, वर्षा का वितरण तो नहीं यहाँ पर दर्शाया जा सकता है, ये तो गलत हो गया, डी यहाँ पर गलत हो गया, ए बी सी यहाँ पर सही होंगे। ऑप्शन एक जो है वो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से आपसे पूछा गया है जो अत्याचार निवारण अधिनियम है 1989 का, वो किस समुदाय को न्याय दिलाने के लिए बनाया गया था? ये जो है इसका कौन सा राइट आंसर है? वो होगा आदिवासी और दलित लोगों को। आदिवासी और दलित लोगों के लिए 1989 में कानून पारित किया गया था जिसका नाम है अत्याचार निवारण अधिनियम। ये भी आप सभी लोग याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए? खेती करने के अधिकार, मछली पकड़ने के अधिकार, उद्यान कृषि का अधिकार, व्यावसायिक वन पालन का अधिकार। ऐसे क्वेश्चन आप बिल्कुल चुटकियों में कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तभी भी। कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पर बात की गई तवा बांध क्षेत्र, बांध वाला क्षेत्र है, तो बांध वाले क्षेत्र में क्या लोग करेंगे? जाहिर सी बात है मछली पकड़ने का काम करेंगे, जो कि स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े अधिकार के लिए संगठित हुए थे। किस अधिकार के लिए? मछली पकड़ने के अधिकार के लिए। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर 2 इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? किसका? विविधता, विविधता की यहाँ पर बात की गई है। विविधता जो टॉपिक है उसको मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, जो कि क्लास 6 पॉलिटी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस बार क्वेश्चन भी इसी टॉपिक से देखने को मिले हैं और हर बार यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आपको बताता हूँ, विविधता यह लोगों के बीच भेदभाव को बढ़ाता है, भेदभाव को नहीं बढ़ाता है, गलत होगा। यह लोगों के बीच एक रूपता बढ़ाता है, एक रूपता भी नहीं बढ़ाता है, गलत होगा। यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है, बिल्कुल स्वीकारता है। यह लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है, बिल्कुल नहीं। जो आपका विविधता है, विविधता एक सम्मानीय शब्द है, ठीक है। कैसा शब्द है? एकदम बेहतरीन शब्द है। तो राइट आंसर होगा यह लोगों की विशिष्टता को स्वीकारता है। विविधता का मतलब है लोगों की विभिन्न भाषाएं, धर्म, जातियां, ठीक है। तो ये कैसा है? ये किसी विशेष लोगों की क्या दर्शाता है? विशिष्टता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 20। कथन ए कहता है कि चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। कथन बी, चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थीं। यहाँ पर कौन सा सही होगा? राइट आंसर यहाँ पर आपके दोनों ही बिल्कुल राइट हो जाएंगे और एक दूसरे का बिल्कुल सही स्पष्टीकरण यहाँ पर दिया गया है। चोल जो मंदिर हैं वो कैसे, किसके प्रतीक थे? वो धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। यहाँ पर बात की जा रही है दक्षिण भारत की। और जो चोल कांस्य की जो प्रतिमाएं थी देवी देवताओं की थी और उसमें कुछ भक्तों की भी प्रतिमाएं थी। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन 3 इसका हो जाएगा। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, आतपन का संबंध है, आतपन का संबंध वायुदाब के साथ, मौसमी पवनों के साथ, सूर्य ऊर्जा के साथ, बहिर्मंडल और उसमें होने वाली गैसों के साथ। राइट आंसर होगा यहाँ पर आतपन आपसे पूछा है। आतपन का मतलब होता है जो आपकी सूर्य से जो प्रकाश या ऊष्मा आती है उसको क्या करती है? पृथ्वी रोक लेती है, पृथ्वी रोक लेती है। किसको? ऊष्मा या ऊर्जा को रोक लेती है, उसी को कहते हैं आतपन। आतपन का दूसरा नाम है सूर्यातप। आपने पढ़ा होगा कि या सूर्यातप या सूर्यातपन के नाम से भी इसको जानते हैं, जिसको आतपन भी कहते हैं। यानी कि इसका संबंध किससे होगा? आपके सूर्य ऊर्जा के साथ हो जाएगा, जिसको मैंने अभी आपको समझा दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 22 कहता है कि दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान भी घटता है। कौन सी परत है? जी हाँ, यहाँ पर बात की गई है मध्यमंडल परत की। किसकी? मध्यमंडल जो आपकी परत है, ठीक है।
कौन सी परत? मध्य मंडल जो आपकी परत है उसमें क्या होता है, किसी भी प्रकार का जो उल्का पिंड आता है वो आने पर ही जलने लगता है, यानी कि जल जाता है, और बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान भी घटने लगता है। मध्य मंडल की यहाँ पर बात की गई है। बात की जाए अगर क्षोभ मंडल की, क्षोभ मंडल में क्या होता है, मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, आंधी तूफान बारिश ओला, सब कुछ क्षोभ मंडल में होता है। किसमें? क्षोभ मंडल में होता है। समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं। हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श कौन सी परत है आपकी? है आपकी समताप मंडल। समताप मंडल जो है इसको ओजोन मंडल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन की परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। बाह्य मंडल की मैं बात कर लेता हूँ। रेडियो संचरण की जो तरंगे हैं वो यहीं से क्या होती हैं, परिवर्तित होती हैं। इसको आयन मंडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आयन मंडल के नाम से भी जानते हैं। सभी चीजें मैंने आपको यहाँ पर एक एक करके सभी चीजें बता दी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं? कौन सी नदियां हैं जो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी। राइट है यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र जो कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। कहाँ पर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं? पश्चिम बंगाल। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में निर्माण करती हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। कथन ए, सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। कथन बी, सहारा की गुफाओं में प्राप्त चित्र नदियां, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है क्या ये दोनों कथन सही हैं या गलत हैं। आपको ये जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है ये क्लास 6 की जो हिस्ट्री है, क्लास 6 की जो हिस्ट्री है वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको बताता हूँ, जो आपके सहारा रेगिस्तान है, एक समय में ये, बहुत पहले समय में ये कैसा मैदान था, यहाँ पर पेड़ पौधे थे, यानी कि हरा भरा मैदान था, जो कि वर्तमान समय में सहारा रेगिस्तान के नाम से इसको जानते हैं, जो कि रेगिस्तान बन चुका है। पहले ये हरा भरा था, सही है। और इसकी जो कैसे पता चलता है कि हरा भरा था, क्योंकि यहाँ सहारा की जो गुफाएं हैं वहां से प्राप्त चित्र हुए हैं, नदियां भी हैं उसमें, मगर भी हैं, हाथी भी हैं, शेर भी हैं, यानी कि इनके सभी, बकरियां भी, ये सभी दर्शाते हैं कि सहारा रेगिस्तान एक समय हरा भरा मैदान था। दोनों कथन यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, डॉल्फिन के बारे में दिए गए कथन ए और बी और सी पर कथनों पर विचार करके सही आंसर को बताना है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवड़ जल में डॉल्फिन पाई जाती है। ठीक है, अलवड़, अलवड़ का मतलब होता है एकदम स्वच्छ जल, जिसमें लवड़ ना पाई जाती हो। जिसमें लवड़ नहीं पाई जाती है वहीं पर क्या होता है, वहीं पर आपकी डॉल्फिन पाई जाती है। कहाँ पर? गंगा और ब्रह्मपुत्र में। बिल्कुल सही कथन यहाँ पर आपका कहा गया। ए तो यहाँ पर सही होगा। डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है, सही है, ये भी अवस्थित है। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है, बिल्कुल सही बात है। उससे पता चलता है कि जल अलवड़ है, लवड़ीय है या कुछ नहीं है, यानी कि उसकी शुद्धता का भी पता चलता है। तीनों कथन यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तीनों कथन कैसे हैं? तीनों कथन यहाँ पर बिल्कुल सही दिए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक या अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? लक्ष्य होना चाहिए सामाजिक अध्यापक या अध्यापिका का कंठस्थ कराना, सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना, पाठ्यचर्या को पूरा कराना, परीक्षा उत्तीर्ण कराना। लक्ष्य की बात की, कंठस्थ कराना नहीं होगा, गलत होगा। सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना सही हो जाएगा। पाठ्यचर्या को भी पूरा नहीं करवाएंगे, यानी कि इस पर सबसे ज़्यादा लक्ष्य आपका नहीं होगा, फोकस नहीं होगा। परीक्षा उत्तीर्ण कराने पर भी फोकस नहीं करेंगे। जो फोकस की बात की जाएगी वो है सापेक्ष महत्व के निर्माण की। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 27, राख के अवशेष कहाँ से मिले हैं? राख जो है, इसके अवशेष जो हैं वो कुरनूल गुफा से मिले हैं। कहाँ से? कुरनूल गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। ठीक है, भीम बेटिका से आपके शैल चित्रकला के अवशेष मिले हैं, जो कि मध्य प्रदेश में। भीम बेटिका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भीम बेटिका पुरा स्थल आधुनिक समय में कहाँ पर है? अभी मैंने आपको बताया है, जल्दी से कमेंट करिएगा, फटाक से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 29, संसाधनों का
सावधानी पूर्वक उपयोग, ताकि न केवल वर्तमान बल्कि भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे। तो क्या कहते हैं, सतत पोषणीय विकास, चैलेंजर विकास, सामूहिक विकास, कौन सा विकास होगा? आपका होगा सतत पोषणीय विकास। इसका मतलब होता है जो वर्तमान स्थिति है, इस स्थिति में सबसे मतलब कि कम ही कम संसाधनों का उपयोग करो, क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है वो भी इन संसाधनों का उपयोग कर सके, उसी को कहते हैं सतत पोषणीय विकास। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, कपास को उगाने के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी होती है? कपास की बात की गई, किसकी? कपास। कपास जो है आपकी वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास उगाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, सर्वोत्तम मानी जाती है। अगला, निम्न में से कौन सी नदी उपजाऊ मैदानी क्षेत्रों में है? कौन कौन से? ठीक, उपजाऊ मैदानी क्षेत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान भी उपजाऊ है। ह्वानसिंग नदी का मैदान जो कि चाइना में है ये भी है उपजाऊ। नील नदी, सभी आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। वीडियो आपके लिए यहीं तक थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें। हमने आपको बिल्कुल कम समय में 30 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर करवा दिए हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।